हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो से हम अपना कॉस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आई होप जो मैंने इस सेम से रिलेटेड एक आपको मैनेजमेंट की वीडियो प्रोवाइड किया वो भी आपको पसंद आई होगी। हम ऐसे ही अब आके सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद मैं एक वीडियो और पोस्ट करूँगी सम के रिलेटेड, तो अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या इस वीडियो में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से और आपको दोबारा मेरे से पूछना ना पड़े, बट अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो आज का हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जॉब ऑर्डर कोस्टिंग। पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, देन इसके प्रैक्टिकल दो ही हैं, मतलब दो ही मेथड्स हैं इसके अंदर, तो वो समझ लेंगे फटाफट अगले वीडियोस में। आज की वीडियो में हम इसकी थ्योरी सारी कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जॉब ऑर्डर कोस्टिंग का पहले मीनिंग। ये हमारी बुक्स में सेकंड चैप्टर है, जिन्हों को भी नहीं पता, अगर आपने बुक्स परचेज नहीं भी की तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है, इसमें से भी हो जाएगा। जॉब ऑर्डर कोस्टिंग इज़ अ कोस्टिंग मेथड, ठीक है। जॉब ऑर्डर कोस्टिंग क्या है? ये एक कोस्ट को फाइंड आउट करने का मेथड है। कोस्ट को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो है, ये इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच प्रोडक्ट, कि ईच प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है उसको डिटरमाइन करने के लिए ये मेथड होता है जॉब ऑर्डर कोस्टिंग, ठीक है। दिस कोस्टिंग मेथड इज़ यूजुअली अडॉप्टेड व्हेन द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। इस मेथड को कंपनीज कब अडॉप्ट करती हैं? जब जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है, मतलब मिलते जुलते प्रोडक्ट्स नहीं है, सभी प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट है, तब मैन्युफैक्चरर इस मेथड का यूज़ करता है। Variety of products which are different from one another and need to calculate the cost for doing on individual job। और हमें उसकी ऑब्वियस ही बात है, कोस्ट तो हमें फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, सो इसलिए मैन्युफैक्चरर इस मेथड को अडॉप्ट करता है, ठीक है। जॉब कोस्टिंग इंक्लूड दी डायरेक्ट लेबर। जॉब कोस्टिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स फॉर द पर्टिकुलर जॉब, कि उस जॉब में कितने वेजेस लग रहे हैं, कितनी लेबर लग रही है, कितना मटेरियल लग रहा है, कितने हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। एक्सपेंसेस भी सभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी एक्सपेंसेस जो भी आ रहे हैं। आई होप आपको जॉब ऑर्डर कोस्टिंग का मीनिंग क्लियर है कि ये क्या होता है और ये क्यों यूज़ होता है, ठीक है। देन है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब ऑर्डर कोस्टिंग। इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखिए, टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द जॉब। इसके थ्रू हम प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखो जैसे फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है, जॉब ऑर्डर कोस्टिंग इज यूजफुल फॉर डिटरमाइन इफ अ जॉब इज प्रॉफिटेबल। इसको यूज मतलब कब फाइंड आउट कर सकते हैं हम? कि जब हमें पता है कि हमारी जॉब प्रॉफिटेबल है, ठीक है। जॉब कोस्टिंग तभी यूजफुल है, हम इसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था, कितना इस ईयर हुआ है, और नेक्स्ट ईयर हमने कितना प्रॉफिट एस्टिमेट लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट हेल्प द कंपनी मेक्स एस्टिमेट, ठीक है। इसके थ्रू कंपनी एक एस्टिमेट लगाती है। जब आप इसका प्रोसीजर करोगे ना, इसके बाद है इंपॉर्टेंस के बाद मैं आपको करवाऊंगी, तो आपको ये समझ आएगा कि इसमें एस्टिमेट वगैरह कैसे लेते हैं और क्या करते हैं, तो वो आपको प्रोसीजर में चीज़ समझ आएगी। अभी के लिए आपको इसमें जस्ट समझना है कि ये हेल्प करता है जॉब ऑर्डर कोस्टिंग, कि उनको एक एस्टिमेट लेना होता है अबाउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स दैट विल बी स्पेंड ही डूइंग दी पर्टिकुलर जॉब। जिस जॉब को करने में जितने भी एक्सपेंसेस, लेबर वगैरह लगते हैं ना, एक अकाउंटेंट उसका पहले ही एक एस्टिमेट लगा लेता है कि मुझे कोई ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमारा एस्टिमेट इतना खर्चा आने वाला है, तो वो कस्टमर को एडवांस में इतना एस्टिमेट बता देता है कि इसके करीब करीब खर्चा आएगा, ठीक है। होता है ना, वही चीज़ है कि वो एस्टिमेट लगा लेता है, ठीक है। तो ये इसमें हेल्प करती है हमें प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करने में। उसके बाद टू मॉनिटर मशीन यूसेज, जो मशीन की यूसेज हो रही है उसको भी मॉनिटर करने में हेल्प करती है। जॉब ऑर्डर कोस्टिंग हेल्प कंपनी सी, ये देखने में हेल्प करती है हाउ मच दे आर यूजिंग देयर, कि कितना वो उनका मटेरियल वगैरह यूज, जैसे देखो फिक्स एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, हाउ मच दे आर यूज देयर फिक्स एसेट्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, उसके कितने मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट लग रहे हैं, फिक्स एसेट का कितना यूज़ हो रहा है, बिजली की कितनी, मशीनरी कितनी यूज़ हो रही है, उस अकॉर्डिंग फिर वो एस्टिमेट खर्चा लगा के बताते हैं ना उसको।
ठीक है। सिंस मशीन कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, अब देखो एक कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, सभी में मशीन तो यूज़ हो ही रही है, ठीक है, तो वो मशीन की इक्विपमेंट देखते हैं कितनी यूज़ हो रही है, फिर मशीन की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग्स डिफरेंट जॉब्स, जितने प्रोडक्ट्स हैं जितनी जॉब्स हैं उनके अकॉर्डिंग, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस कॉस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसकी आइडेंटिफाई करना कि कौन सा प्रोडक्ट बनाने में कितनी मशीन का यूज़ हो रहा है, मतलब कितनी बिजली यूज़ हो रही है, मशीन कितनी देर तक यूज़ हो रही है इस प्रोडक्ट को बनाने में, ताकि उस प्रोडक्ट में उस चीज़ का खर्चा इंक्लूड किया जा सके, ठीक है ना। ये तो नहीं है कि प्रोडक्ट का मतलब एक मशीन का सारा खर्चा एक प्रोडक्ट पे आ रहा है और हम एडिशन सब में कर रहे हैं, नहीं, जिसमें जितनी यूज़ हो रही है उतना करना है। तो ये हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रोडक्ट के लिए मशीनरी की कितनी जो हमारे फिक्स एसेट हैं वो कितने यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, दिस हेल्प्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है, ये हमें हेल्प करती है अमाउंट्स जो हमारे ओवरहेड्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको एलोकेट करने में, एलोकेट टू ईच एसेट एंड डिस्ट्रीब्यूट, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना उसके अकॉर्डिंग, इट फेयरली बिटवीन दी कंपनीज जॉब, और ये एक तरह से फेयरली भी है, जिसका जितना यूज़ हो रहा है उसके अंडर उतना ही आना चाहिए ना। एक प्रोडक्ट के मतलब एक प्रोडक्ट मशीन से बन रहा है और सभी प्रोडक्ट में उसके एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। वही बोल रखा है फेयरली डिसीजन लेना है इसके अकॉर्डिंग, और हमें ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, परफॉर्मेंस। A job order costing system also enable you to assess the performance of your employees. जॉब ऑर्डर कोस्टिंग के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का भी हमें पता चल जाता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू कैन आइडेंटिफाई द एम्प्लॉयज़ हु फेल टू मीट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। इसके थ्रू जैसे हमें अब एक ऑर्डर आया था, ठीक है, अब वो हम ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सके, तो इस टूल के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि हमारे एम्प्लॉयज़ उस एक्सपेक्टेशंस को कवर अप करने में सुटेबल नहीं है, ठीक है। हमने अब जॉब ऑर्डर परफॉर्मेंस में यही है ना कि हम वर्कर्स की परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि वो कितना वर्क कर रहे हैं, जितना हमें ऑर्डर आया है वो उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसकी हेल्प से हमें ये भी पता चल जाता है अगर वो ऑर्डर को फुलफ़िल करने में फ़ेल हो गए, ठीक है, तो जो हमने उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की थी वो तो उसमें फ़ेल हो गई। तो इसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की जो एक कह सकते हो आप उनकी परफॉर्मेंस को भी देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग अब ऑब्वियस है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पता होगी तभी उनको प्रमोशन या डिमोशन जो भी करना है वो करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये तो है नहीं कि एक बंदा टॉप पोजीशन पे बैठा है, उसको वो कुछ काम कर ही नहीं रहा है और वो उसको टॉप मतलब बैठाया हुआ है सबसे ऊपर। तो अगर हम परफॉर्मेंस नहीं वर्कर्स की चेक करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा नहीं। तो वर्क की परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की चेक करना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? द जॉब ऑर्डर कोस्टिंग सिस्टम इज़ फ्लेक्सिबल। जो जॉब ऑर्डर कोस्टिंग सिस्टम है ना वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, टू इनफ टू हेल्प यू कैलकुलेट पर्टिकुलर इनडायरेक्ट कोस्टिंग। इनडायरेक्ट कोस्ट जो है, इनडायरेक्ट कोस्टिंग जो है उसको मतलब उसको कैलकुलेट करने के लिए एक इनफ मेथड है। जो इनडायरेक्ट सारे खर्चे होते हैं, जैसे अब हम टेबल कोई क्रिएट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो कीलें लग रही हैं वो दिख नहीं रही बट वो है खर्चा, कील्स फ्री तो आती नहीं है। और भी इसके अंदर जो पहली बात जो लेबर काम कर रही है, टेबल बना हुआ सबको दिख जाएगा कि ये टेबल बना हुआ है, बट उसको बनाने में कितने लोगों का हाथ है या वो कैसे बना है ये सब चीज़ें नहीं पता चलती हर इंसान को, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेटिंग दिस कॉस्ट विदाउट यूजिंग दिस सिस्टम। और इस कॉस्ट को फाइंड आउट करना विदाउट यूजिंग दिस सिस्टम, मतलब जॉब कोस्टिंग ऑर्डर वाले मेथड को बिना यूज़ किए हमें कैलकुलेट करना कॉस्ट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स। जैसे एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रही है, तो अगर वो इस मेथड का यूज़ नहीं ना करती तो उसको कैलकुलेशन हर प्रोडक्ट की करने में, कॉस्ट निकालने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने वाली पड़ेगी। तो इस वजह से वो बोल रहे हैं कि ये जो जॉब ऑर्डर कोस्टिंग है ये एक फ्लेक्सिबल मेथड है। इसके थ्रू अगर हमारा कोई इनडायरेक्ट खर्चा भी है ना तो वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी के मतलब बोला गया है, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट है टू हेल्प यू, और जो ये मेथड है जॉब ऑर्डर
कोस्टिंग ये फ्लेक्सिबल क्यों है, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ही है ये अगला पॉइंट भी, टू हेल्प यू आउट अ कम्प्लेक्स एल्गोरिदम। ठीक है ना, अगर हम जॉब कोस्टिंग का यूज़ नहीं करेंगे मेथड का तो हम बहुत सारे मतलब मुश्किलों में फंस जाएंगे कैलकुलेशन करने में। तो ये हमें हेल्प करती है, हेल्प यू आउट अ कम्प्लेक्स एल्गोरिदम इन द जॉब कोस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हमें ट्रेस करता है ऑल द आइटम्स इन्वॉल्व इन द ओवरहेड्स, ट्रांसफॉर्मिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटिंग असाइनमेंट्स इनटू अ रियली सिंपल ऑपरेशन। तो ये टफ से टफ कंसाइनमेंट्स को, जो भी असाइनमेंट्स को, ये हमें इजीली करके दे देता है, मतलब हम इजीली कैलकुलेशन कर पाते हैं थ्रू दिस मेथड। आई होप आपको इम्पोर्टेंस समझ आई है। देन हम हमारा स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ जॉब ऑर्डर कोस्टिंग। ये बहुत ही इजी है बट आपको इसको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या है, और अगर आप इसको समझ गए तो आपके इम्पोर्टेंस हो या मीनिंग हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो इसी में से। तो ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए पहले क्या लिख रखा है, अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी सो डिजाइन दैट इट वुड बी एबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फो। तो ये हमें एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो जॉब कोस्टिंग मेथड है हमारा, जॉब ऑर्डर कोस्टिंग, अगर हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो ये एबल है कि हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एंड अचीव कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। और इसके थ्रू हम कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल, जो कितने सालों से करना चाहते थे पर अब तक नहीं कर पाए, इसके थ्रू हम वो कर सकते हैं और हम हमारी परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं, जैसा कि हमने हमारी इंपॉर्टेंस में भी देखा, वही पॉइंट्स हैं। ठीक है, देन आगे क्या लिख रखा है, इसका प्रोसीजर नीचे लिख रखा है, तो हम आगे प्रोसीजर पढ़ते हैं। इस प्रोसीजर में क्या है, फर्स्ट, ठीक है, प्रोसीजर में क्या है, फर्स्ट देखो, रिसीविंग एन इंक्वायरी। इसमें ये पॉइंट क्यों आया, देखो जॉब ऑर्डर कोस्टिंग, पहले जॉब ऑर्डर, हमारे पास एक जॉब है, ठीक है, उसके ऊपर हमें कोई ऑर्डर आया, किसी बंदे ने हमें ऑर्डर दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट क्रिएट करवाना है, उसने हमें बता दिया कि उसने ये प्रोडक्ट क्रिएट करवाना है, ठीक है, या उसने एक एडवर्टाइजमेंट दे दी कि उसको ये प्रोडक्ट लेना है। तो जो बहुत सारे ना, मैं पहले अपनी तरह से समझा रही हूँ, बहुत सारी कंपनीज होती हैं ना, तो वो अपना अपना एक एक कह सकती हो आप प्रोस्पेक्टस तैयार करती हैं, और जो चीज़ उसको बनवानी होती है बंदे को, उससे रिलेटेड सारे खर्चों का एस्टिमेट वगैरह लगाती हैं, जो भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, सबका एस्टिमेट लगा के ना कस्टमर को पहले वो बताते हैं। ठीक है, जो भी कस्टमर होता है, सभी कंपनीज उसका एक एस्टिमेट, जिसका भी प्रपोजल कस्टमर को अच्छा लगता है और उसकी रेंज में लगता है, मतलब उसका जो भी प्राइस, एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ उसको सूटेबल लगते हैं, वो उसको ऑर्डर देता है कस्टमर। ठीक है, वो बंदा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है। देन जो उसका प्लानिंग मैनेजर होता है, या बोल लो कुछ, जिसने भी प्लानिंग की होती है, देन वो आगे एक ऑर्डर पास करता है कि इस अब काम को शुरू किया जाए। पहले वो जो मैंने पहले प्रोसेस बताया वो बिफोर दी ऑर्डर था, कि अभी ऑर्डर नहीं आया था, ऑर्डर आने से पहले जस्ट कस्टमर ने अपनी एक बताई कि उसको ये चीज़ चाहिए, तो डिफरेंट कंपनीज ने अपना प्रोस्पेक्टस उसके रिलेटेड तैयार किया, या बोलो प्रोस्पेक्टस बोलो या एक डॉक्यूमेंट बोलो, उनको सभी चीज़ें बताई, एस्टिमेट एक कह सकते हो बताया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कस्टमर डिसाइड करेगा कि उसको वो प्रोडक्ट किससे लेना है और किसके थ्रू लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। पहले कस्टमर ने क्या किया, रिसीविंग एन इंक्वायरी, पहले कस्टमर ने जो प्रोडक्ट लेना है उससे रिलेटेड उसने कुछ इंक्वायरी की कि उसको कौन सी शॉप से वो प्रोडक्ट बेस्ट मिल जाएगा, कौन सी कंपनीज उसको वो अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकती है, जो भी उसको क्वालिटीज़ कस्टमर को चाहिए उस प्रोडक्ट में, और जो अगर रेंज कम चाहिए तो उससे भी रिलेटेड सब कुछ उसने पहले इंक्वायरी करनी है। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या लिख रहा है, कस्टमर विल यूजुअली इंक्वायर अबाउट द प्राइस, फर्स्ट उसने प्राइस, देन क्वालिटी टू बी मेंटेन, जो कि वो क्वालिटी अगर मेंटेन रखते हैं, ये तो नहीं है कि वो बोलते कुछ है और प्रोडक्ट की क्वालिटी देते कुछ है। देन नेक्स्ट है द ड्यूरेशन विद इन विच द ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जो टाइम बोलते हैं कस्टमर को उसी टाइम पीरियड के अंदर वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं या नहीं। एंड अदर स्पेसिफिकेशंस ऑफ द जॉब बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर मतलब ऑर्डर करने से पहले वो इन सब चीज़ों की इंक्वायरी करता है कस्टमर। ठीक है, प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको क्लियर है। सेकंड पॉइंट, एस्टिमेशन ऑफ द प्राइस फॉर द जॉब। अब ये है, हमने किसी को प्रोडक्ट बनाने के लिए दे दिया, ठीक है, उसके बाद अब वो पहले मैंने आपको समझाया था, वो उसका एक एस्टिमेट कस्टमर को बताएंगे लगा के, उसके ऊपर अपना एस्टिमेट प्रॉफिट भी रख के बताएंगे। ठीक है ना, तो सारा चीज़ उसको कस्टमर को बतानी होती है बिफोर दी ऑर्डर, याद रखिएगा।
तो इसमें अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, देखिए क्या लिख रखा है, द कॉस्ट अकाउंटेंट एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ द जॉब। जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो एस्टिमेट करेगा जो भी कॉस्ट लगेगी उस जॉब को करने में। जैसे एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमारे जो भी प्रोडक्ट्स, मटेरियल, लेबर, कुछ भी जो भी कॉस्ट आएगी वो सभी का एक एस्टिमेट लगाएगा कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। इन द माइंड, जो एस्टिमेट है, कीपिंग इन द माइंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के अकॉर्डिंग वो एक अपने माइंड में ही उसका एक एस्टिमेट लगाएगा कि इतना खर्चा टोटल आने वाला है, ठीक है। एंड इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द एस्टिमेट ऑफ द जॉब, जो भी एस्टिमेट खर्चा आने वाला है उस जॉब को जो बंदा कर रहा है उसका या उसके रिलेटेड मटेरियल लाने में, तो वो सारा कुछ कस्टमर को बता देगा। द अकाउंटेंट टेल द कस्टमर ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसने सभी चीज़ें बता देनी, क्या खर्चा आ रहा है, किस पे क्या लग रहा है। ये ना सोचे कि कस्टमर कि ये फालतू के खर्चे ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल दिख ही रही है स्क्रीन पे, अब इसको समझना ध्यान से तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमें एक ऑर्डर आया है कि मैन्युफैक्चर करने हैं हमने पेपर, ठीक है, कागज़ बनाने हैं, ये जिस कागज़ पे लिख रखा है, ठीक है। तो ये हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, नीड टू नो अबाउट हाउ मैनी शीट्स ऑफ द पेपर द कस्टमर नीड्स। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कस्टमर को कितने पेपर्स की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए अब हमें पेपर्स किससे बनते हैं, ट्री से, तो ट्रीज़ भी ऑब्वियस है कट डाउन करने पड़ेंगे। ट्रीज़ कट डाउन ऐसे तो हो नहीं जाएंगे, उसके लिए भी मशीनरी वगैरह की यूज़ होती है, एम्प्लॉयज़ लगते हैं। द नंबर ऑफ ट्रीज़ दैट नीड टू बी कट डाउन, ठीक है, ये भी हमें एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। देन कैपेसिटी ऑफ योर मशीन्स, हमारी मशीन्स कितनी यूज़ हो रही है, उसको यूज़ कर रही है जो लेबर, वो भी कुछ खर्चा तो लेंगे, ऐसे तो हमारे लिए काम करेंगे नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी दे कंज्यूम, मशीन्स कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही हैं, हमसे ले रही हैं, तो वो भी खर्चा ऐड होएगा। एंड ऑल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ग्लू की भी ज़रूरत पड़ेगी, वुड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व फैक्ट्री पर्सोनल, जो फैक्ट्री के बंदे हैं, वर्कर्स हैं, उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी, डायरेक्ट मटेरियल की ज़रूरत भी पड़ेगी और लेबर की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो हम ये सभी खर्चे इंक्लूड करके अपने कस्टमर को बताने वाले हैं एक एस्टीमेट कॉस्ट। ये नहीं है कि वो हमारी रियल कॉस्ट ही है कि उतनी बन के आएगी, हम जस्ट कस्टमर को एक एस्टीमेट देंगे इसके थ्रू, ठीक है, कि इतनी के करीब खर्चा आ जाएगा। ये नहीं हम कह रहे कि डायरेक्टली इतना ही आएगा, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है और इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि बाद में कस्टमर आनाकानी करेगा पैसे देने में, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, रिसीविंग ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अगर कस्टमर इन सभी चीज़ों से सेटिस्फाई है, जो भी हमने खर्चे गिनाए, इफ़ द कस्टमर इज सेटिस्फाई विद द क्वोटेशंस, प्राइस एंड अदर टर्म्स, जो भी हमने ऊपर अदर टर्म्स गिनाई, देन कस्टमर हमारे पास ऑर्डर प्लेस कर सकता है, देन ही विल प्लेस द ऑर्डर, ठीक है। देन उसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑर्डर। कस्टमर ने तो बोल दिया अब ऑर्डर बनाओ जी, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी कंपनी का बोल लो मैनेजर है या प्लानिंग मैनेजर है या प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो आगे एक प्रोडक्शन ऑर्डर पास करेंगे अपने वर्कर्स को। देखो क्या लिख रखा है, इफ़ द जॉब इज़ एक्सेप्टेड, कस्टमर ने हमारी जॉब एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। अब प्रोडक्शन ऑर्डर इज़ मेड बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर है वो किसने बनाया, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किया, ठीक है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्टर, इसको हम एक तरह से इंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने आगे इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ें उसने पहले कस्टमर के साथ खुद ही डील की थी, तो उसने आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, इशू टू द फोरमैन टू प्रोसीड विद द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। जो फोरमैन्स हैं या वर्कर्स बोल लो आप कंपनी के, उनको एक इंस्ट्रक्शंस दी कि वो मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट कर दें उस प्रोडक्ट की जिसका ऑर्डर आया है, ठीक है। एक तरह से आप प्लानिंग डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्टर बोल सकते हो, इस पॉइंट में ये बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ़ फॉर्म्स एंड अथॉरिटी फॉर स्टार्टिंग दी वर्क, ठीक है। ये एक तरह से अथॉरिटी दी जाती है वर्कर्स को कि वो अब काम को स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया है, ठीक है। जैसे उनको कह सकते हो ना, ऑर्डर हमारे कंसाइनमेंट मिल गई है, आप वर्क शुरू करो, वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वर्कर्स को दे देता है, ठीक है। उसके लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए वो एक प्रोडक्शन ऑर्डर तैयार करता है, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन को लिखता है,
ठीक है, नोट डाउन करते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, इट इज़ प्रिपेयर विद द सफिशेंट कॉपीज़, तो वो उसकी सफिशेंट कॉपीज़ करवाता है। जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ये तो है नहीं सभी काम एक ही बंदा करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर प्रोडक्ट के कितने, एक प्रोडक्ट के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, कोई डिपार्टमेंट कोई पार्ट क्रिएट करता है और कोई डिपार्टमेंट कोई पार्ट क्रिएट करता है। तो वो एक जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उसकी कितनी सारी कॉपीज़ बनवा लेता है, सो दैट अ कॉपी ऑफ द सेम, कॉपी सबकी सेम में बी गिवन टू ऑल डिपार्टमेंट मैनेजर्स, ताकि वो सबको दे सके। फोरमैन्स हु आर रिक्वायर्ड, जिनको ज़रूरी है, टेक एनी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का छोटा सा भी काम कर रहे हैं ना, उनको भी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि बाद में मिस्टेक की कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख रखा है, व्हेन एन ऑर्डर इज रिसीव्ड, जब ऑर्डर रिसीव हो जाता है, द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट अलॉट, अब देखो पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन ऑर्डर किया पास, ठीक है, अब हमारे पास वो प्रोडक्शन ऑर्डर आ चुका है। व्हेन एन ऑर्डर इज रिसीव, ठीक है, कंपनी के मैनेजर ने वर्कर्स को एक ऑर्डर पास किया जो कि वर्कर्स को मिल चुका है। कंपनी के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक प्रोडक्शन ऑर्डर पास किया जो कि वर्कर्स को मिल चुका है। ठीक है, अब हमें ऑर्डर रिसीव हो गया। द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला डिपार्टमेंट है, आप कितने सारे कंपनीज में यार डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट, अब आ गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो उसके नीचे है। ठीक है, अब ये रिसीव हो गया उसको, देन कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट अलॉट अ प्रोडक्शन ऑर्डर टू इट। ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर अलॉट कर दिया गया। समटाइम्स द वर्क में बी सब डिवाइडेड, कई बार क्या होता है वर्क को सब डिवाइडेड कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक प्रोडक्ट के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है हर पार्ट को एक ही बंदा बनाएगा, ठीक है ना। सब नंबर्स में ऑल्सो भी अलॉटेड टू वेरियस वर्क कॉन्स्टिट्यूटिंग इन एन एडिशन टू वन मास्टर नंबर, वन मास्टर नंबर के अंदर कुछ और उनको सब नंबर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग लोगों को। ठीक है, देन उसके बाद अब प्रोडक्ट बनना भी शुरू हो गया। ठीक है, अब आएगी नेक्स्ट बारी रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट वगैरह लग रही है उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड फॉर ईच जॉब अंडर सेपरेट प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर। जिस ऑर्डर नंबर के अंदर जो कॉस्ट आ रही है उसको सेपरेट ऑर्डर नंबर के अंदर ही कंसीडर करेंगे, ताकि हमें पता चल सके किस पार्ट में या किस चीज़ में कितने अमाउंट की हमारी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, जनरली जॉब कॉस्ट शीट इज मेंटेन फॉर ईच जॉब, जो जॉब कॉस्ट शीट है, जॉब कॉस्ट शीट एक बनती है लास्ट में। ठीक है, ये मेंटेन होती है ईच जॉब के लिए, हर जॉब के लिए, जिसमें जितना भी खर्चा आ रहा है लास्ट में हमें टोटल करने में ईजी रहता है, हमें अगर अलग से पता होगा कि किस चीज़ में हमने कितना खर्चा किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड। इस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल में कितना खर्चा आया है, डायरेक्ट मटेरियल में कितना, वेजेस में कितने खर्चे आए हैं, ओवरहेड्स एप्लीकेबल्स कितने हुए हैं रिस्पेक्टिव जॉब्स के लिए। ठीक है, तो ये इस डॉक्यूमेंट के थ्रू हमें सब पता चल जाता है कि हमारा मटेरियल कितने खर्चा हुआ है, वेजेस मतलब एम्प्लॉयज़ कितना खर्चा ले गए, काम करने वाली लेबर थी जो, हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ये सभी चीज़ें हमें इसके थ्रू पता चल जाती हैं। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ जॉब, अब हमारी जॉब कंप्लीट होगी, पॉइंट की हेडिंग आपको पता चल गई, कंप्लीशन ऑफ जॉब। तो अब देखना है हमारी जॉब कंप्लीट हुई कि नहीं। ऑन कंप्लीशन ऑफ अ जॉब अ कंप्लीशन रिपोर्ट इज सेंड टू कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। जब हमारी जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसकी एक रिपोर्ट बनाई जो हमने अभी पीछे, वो हम कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को सेंड कर देंगे, वो देखेगी अब खर्चा कैसे लेना है। द एक्सपेंडिचर अंडर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज टोटल, जो भी खर्चा आया उसको टोटल किया जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट आई है उसको कंपेयर करेंगे, जो हमने एस्टिमेट कस्टमर को बताया था या लगाया था खुद से। ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे, अगर कम है तो बता देंगे कस्टमर को, ज़्यादा है तो भी बता देंगे, और अगर वो उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है देन हमारे कंपनी को ना थोड़ी सी कह सकते हो चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ हमें न्यू इन्वेंट करने की ज़रूरत है। कंपनी में हमारी एस्टिमेट करने वाला बंदा ही ख़राब लग रहा है मुझे। ठीक है, अगर वो एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो। देन नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस ऑफ दी जॉब। अब ऑब्वियस है, हो गया हमारा यहाँ तक सारा कुछ। लास्ट में हम डिटरमाइन करेंगे कि अगर प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है, तो वो हम कंपेयर कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। देखो, इट इज़ डिटरमाइंड बाय दी कंपेयरिंग दी एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हुए हैं और कॉस्ट विद दी प्राइस ऑब्टेन, जो हमने प्राइस लिया है उसके साथ, अगर हम जो हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितने हमारे खर्चे हुए उनमें से जो हमने कस्टमर से प्राइस रिसीव किया है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो वो लास्ट में निकल जाएगा।
आई होप आपको ये प्रोसेस, मीनिंग, इम्पोर्टेंस सब कुछ समझ आया है जो मैंने इतना सारा समझाने की कोशिश की है आपको। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो आई होप आपको वो भी समझ आएंगी। वैसे तो वो लास्ट सेम से रिलेटेड ही हैं क्वेश्चन, जिन्होंने लास्ट सेम में मेरी वीडियोज़ देखी थी तो उनको तो वो आते ही होंगे होपफुली। तो बट जिन नहीं भी आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजी से समझें तो हम फटाफट कर लेंगे। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।